आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया और हमारे आसपास की चीज़ें कैसे बने? हम और दूसरे जीव, पेड़ पौधे, जानवर सब आज जैसे हैं वैसे ही कैसे हो गए? ये इवोल्यूशन का खेल है। इवोल्यूशन का मतलब है बदलाव या विकास, पर यह बस इंसान और जानवर तक सीमित नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर काम करता है। इवोल्यूशन यही बताता है कि कैसे जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे बदलाव आते गए। ये बदलाव समय के साथ उन्हें अपने इन्वायरमेंट यानी उनके आसपास के माहौल के हिसाब से ढालते गए। आज हम जो भी हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के छोटे छोटे बदलावों का नतीजा है। ये बदलाव ही इवोल्यूशन कहलाता है और ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। इवोल्यूशन की वजह से ही आज हमें दुनिया में इतनी वैरायटी और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक। इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें नेचुरल सिलेक्शन को समझना पड़ेगा। डार्विन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है प्रकृति का चयन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें नेचर अपने आप कुछ ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखती है और कुछ को नहीं रखती। जंगल में शेर और डियर दोनों होते हैं। शेरनी शिकार करती है ताकि वो सरवाइव कर सके, पर डियर भी अपनी जिंदगी के लिए दौड़ लगाता है। डियर में भी कुछ ऐसे डियर होंगे जो जल्दी दौड़ेंगे और कुछ जो धीरे दौड़ेंगे। जो डियर जल्दी दौड़ेगा वो बच जाएगा और अपने जीन्स यानी जो उसके दौड़ने की एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं उसको आगे वाले जनरेशन को दे देगा। धीरे धीरे डियर का पूरा ग्रुप या जो पॉपुलेशन है वो फास्ट रनर्स से भर जाएगा। ये नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें नेचर ही स्ट्रॉन्ग और एडेप्टिव ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने का मौका देती है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं और अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। इवोल्यूशन के बारे में कई मिथ्स और गलतफहमियां भी हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। इनमें से एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना है, पर यह सही नहीं है। फिटेस्ट का मतलब है वेल एडेप्टेड, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए बेस्ट एडेप्टेड हैं वही फिटेस्ट हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं और इसी वजह से सरवाइव करते हैं। एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि इवोल्यूशन जल्दी जल्दी होता है, पर असली में ये प्रोसेस बहुत स्लो है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक ऑर्गेनिज्म में नोटिसेबल चेंजेस आने में। ये धीरे धीरे होता है, धीरे बदलाव आते हैं जो कई जनरेशन तक पास होते हैं, तब जाके कुछ मेजर चेंज दिखाई देता है। अब तक इस एपिसोड में हमने ये समझा कि इवोल्यूशन क्या है और कैसे नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल बदलाव लाता है। पर एक और बड़ा सवाल ये है कि पर ये लाइफ शुरू कैसे हुई? कुछ मॉलिक्यूल्स जो केमिकल्स थे वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज हुए कि उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए। ये समझने के लिए हमें अबायोजेनेसिस समझना पड़ेगा। अबायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन लिविंग केमिकल से लाइफ के फर्स्ट साइंस डेवलप हुए। ये लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अबायोजेनेसिस और इवोल्यूशन में फर्क है। जहां इवोल्यूशन एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स में ग्रेजुअल बदलाव को एक्सप्लेन करता है, वहीं अबायोजेनेसिस वो
शुरुआती स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है जो लाइफ को जन्म देते हैं। पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। ऑक्सीजन नहीं थी और एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर जैसे गैसेस थी। साइंस कहता है कि इन गैसेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जिसे आप आज के बिजली चमकने से कंपेयर कर सकते हैं, वो इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनियो एसिड्स को बनाया। ये अमोनियो एसिड्स लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते गए और इन्होंने और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए। ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से पॉसिबल हुआ और ये वही इनिशियल स्टेप्स थे जो लाइफ का बेस बनाते हैं। अब बायोजेनेसिस के बाद का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था आरएनए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फॉर्मेशन। आरएनए एक मॉलिक्यूल है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर कर सकता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है, यानी अपनी कॉपी बना सकता है। आरएनए को जिंदगी के शुरुआती दौर में एक बहुत पायोनियर मॉलिक्यूल माना जाता है, क्योंकि ये वो पहला मॉलिक्यूल था जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर कर सकता था। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये प्रपोज करता है कि आरएनए डीएनए से पहले एग्जिस्ट करता था और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर पहला रोल प्ले कर रहा था। ये आरएनए मॉलिक्यूल्स अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल रिएक्शंस में इंगेज होते और धीरे धीरे अपने कॉपीज बनाते गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने लगी। आज भी आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर पाया जाता है, जो इसके एंशिएंट सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। अब हमारे पास कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, पर अभी भी एक चीज मिसिंग थी, एक स्ट्रक्चर जो इन मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सके। इसे कहते हैं हम प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स उन सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो लाइफ के अर्ली स्टेजेस में एग्जिस्ट करते थे। ये प्रोटोसेल्स अपने आप ही सेल्फ ऑर्गेनाइज हुए। जब कुछ फैटी मॉलिक्यूल्स पानी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक बैरियर बना लेते हैं, एक बाउंड्री, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन उन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर बंद कर देती है और आउटसाइड के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। यही मैकेनिज्म है जो आज भी सेल्स में हमारे होता है। प्रोटोसेल्स के अंदर आरएनए और दूसरे मॉलिक्यूल्स एक प्रोटेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में रह सकते थे और रिएक्शंस भी इफेक्टिवली हो सकती थी। ये प्रोटोसेल्स ही लिविंग सेल्स का बेस बन गए और यहीं से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये प्रोटोसेल्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का कहना है कि जब इन प्रोटोसेल्स में नए ट्रेड्स आते हैं और जो सेल्स बेटर अडैप्ट करते हैं वो ज्यादा सर्वाइव और रेप्लिकेट करते हैं, और यही वो क्रिटिकल ट्रांजिशन था जो लाइफ के ग्रोथ और कॉम्प्लेक्सिटी का बेस बना। इस तरह से जो लाइफ का सफर नॉन लिविंग केमिकल से शुरू हुआ और वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूल्स और प्रोटोसेल्स तक आया और फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हुई। अब तक हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे केमिकल से लाइफ बनी और कैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जो इवोल्यूशन में एक बड़ी भूमिका निभाता है, जिसे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और कैसे ये स्पीसीज में वेरिएशंस बनाते हैं। जीन्स वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं।
इनका रंग, आकृति यानी शेप और कैसे ये अपने इन्वायरमेंट में रिएक्ट करेंगे। जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। डीएनए हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा होता है। इसमें वो सारी जानकारी होती है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज से मिली है और जो हमें आगे अपने ऑफस्प्रिंग यानी संतान में ट्रांसफर करनी है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और इन सेगमेंट्स को ही जीन्स कहते हैं। ये जीन्स हमारे ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा कलर, हाइट और भी हमारी बॉडी के सारे फीचर्स। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में स्टोर्ड होती है और वो अपने ऑफस्प्रिंग को अपने ही जैसा बनाने में मदद करती है। पर ये जीन्स कभी कभी बदल भी जाते हैं और ये चेंज ही इवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है। कभी कभी डीएनए कॉपी होने में छोटी सी गलती हो जाती है। इस गलती को म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन किसी एक जीन या कई जीन्स को अफेक्ट कर सकती है और इससे नए ट्रेट्स या नए लक्षण डेवलप होते हैं। ये नए ट्रेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और कभी कभी इनका कुछ असर ही नहीं होता। म्यूटेशंस इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही नए नए वेरिएशंस को जन्म देते हैं। जैसे अगर एक जानवर का जो फर का कलर है वो म्यूटेशन के कारण थोड़ा डार्क हो जाए और उसके इन्वायरमेंट में डार्क कलर का एडवांटेज हो तो उस जानवर के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नए वेरिएशंस उस जानवर के फ्यूचर जेनरेशंस में ट्रांसफर हो जाते हैं और धीरे धीरे उस स्पीसीज में नए ट्रेट्स दिखने लगते हैं। इस प्रक्रिया से नए जीन्स आते हैं और नए ट्रेट्स डेवलप होते हैं। जीन्स और डीएनए हमें हमारे ट्रेट्स देते हैं, पर हमारे आसपास का माहौल यानी इन्वायरमेंट भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं, जिसमें नेचर हमारे जीन्स और जेनेटिक मेकअप को रिप्रेजेंट करता है और हमारा इन्वायरमेंट हमारे नर्चर को। हमारा इन्वायरमेंट कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जो प्लांट ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहेगा वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी होगा, भले ही उस प्लांट के जीन्स किसी दूसरे प्लांट्स के जैसे ही हो। इसी तरह जीन्स और इन्वायरमेंट मिलकर हमारी ग्रोथ और एडेप्टेशंस को शेप करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ बेसिक जीन्स होते हैं जो उसके ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, पर उसका इन्वायरमेंट और अपब्रिंगिंग उसके बिहेवियर और सर्वाइवल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं जीन्स और म्यूटेशंस के बेसिस पर। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर लेते हैं वो अपने जीन्स को आगे ट्रांसफर कर देते हैं और जो अडेप्ट नहीं हो पाते वो एक्सटिंक्ट या वाइप आउट हो जाते हैं। एडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें नए नए ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में बेटर बनाते हैं। जैसे कुछ फिश पानी में डीप डाइव कर सकती हैं और कुछ के पास लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो अंधेरे में भी सर्वाइव कर सके। इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक एडेप्टेशंस मिलकर इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और ऑर्गेनिजम्स में नए नए ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यही प्रोसेस है जो सर्वाइवल और स्पीसीज की ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करता है। अब तक हमने समझा कि कैसे जीन्स और म्यूटेशंस ऑर्गेनिजम्स में नए ट्रेट्स लाए और कैसे एनवायरनमेंट और जीन्स मिलकर ऑर्गेनिजम्स को उनके आसपास के माहौल के हिसाब से यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप करते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो इवोल्यूशन को डीपली अफेक्ट करता है और वो है नेचुरल सिलेक्शन और फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नेचर खुद डिसाइड करती है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे और कौन से नहीं करेंगे।
इसका बेस ऑर्गेनिजम्स की फिटनेस होती है, पर फिटनेस का यहाँ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट में सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। फिटनेस का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म कितना वेल अडेप्टेड है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से। जो ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होते हैं उनके सरवाइव करने और अपने जीन्स आगे ट्रांसफर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल है कि जो स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट अडेप्टेड हैं वही फिट हैं और वही सरवाइव और रिप्रोड्यूस करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक जंगल में दो तरह के रैबिट्स हैं, एक जो ब्राउन कलर के हैं और दूसरे जो वाइट कलर के हैं। अगर जंगल में मोस्टली ब्राउन सॉइल और पत्तियां हैं तो ब्राउन रैबिट्स आसानी से हाइड हो सकते हैं और अपने प्रेडेटर्स यानी शिकारियों से बच सकते हैं। वाइट रैबिट्स आसानी से दिखाई देंगे और शिकारी के हाथ आ सकते हैं। इस केस में ब्राउन रैबिट्स बेटर अडेप्टेड हैं, यानी बेटर फिट हैं और इसी वजह से ज़्यादा सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करेंगे। धीरे धीरे ब्राउन रैबिट्स पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगे और वाइट रैबिट्स कम होते जाएंगे। ये प्रोसेस ही नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन हर स्पीसीज में छोटी छोटी अडेप्टेशंस को प्रमोट करता है जो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से यूजफुल होती हैं। ये प्रोसेस ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी स्पीसीज ओवर टाइम इवॉल्व होकर बेटर अडेप्टेड और इन्वायरमेंट के हिसाब से वेल सूटेड बन जाए। नेचुरल सिलेक्शन का ये प्रिंसिपल समझने से हमें इवोल्यूशन के बेस और क्लियर हो जाते हैं और ये भी समझ में आता है कि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस क्यों आते हैं और कैसे वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। अब तक हमने नेचुरल सिलेक्शन और फिटनेस के कॉन्सेप्ट्स को समझा जो इवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज्म्स हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीन्स में वेरिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है किसी पॉपुलेशन में जीन्स का रैंडम चेंज होना। ये नेचुरल सिलेक्शन से अलग है क्योंकि यहाँ चेंजेस का रीजन एडेप्टेशन नहीं होता बल्कि रैंडम चांस होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का इम्पैक्ट छोटी पॉपुलेशंस में ज़्यादा देखा जा सकता है। मान लीजिए कि एक छोटी सी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक यूनिक जीन है और किसी रीजन से कुछ ऑर्गेनिजम्स अचानक से ख़त्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण, तो उनके यूनिक जीन्स भी पॉपुलेशन से चले जाएंगे। ये रैंडम लॉस जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम कर देता है और पॉपुलेशन में जेनेटिक मेकअप बदल जाता है। इस तरीके के रैंडम इवेंट्स के कारण जेनेटिक कंपोजिशन में होने वाले इस प्रकार के चेंजेस को ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें बॉटल नेक इफेक्ट का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बॉटल नेक इफेक्ट तब होता है जब किसी पॉपुलेशन का साइज अचानक से बहुत छोटा हो जाता है, जैसे कि किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी आ गया या बहुत सारी हंटिंग हो गई। इन सब के कारण मान लीजिए कि एक जंगल में एक बड़ी पॉपुलेशन थी, पर एक बड़ा डिजास्टर आया और बस कुछ ही ऑर्गेनिजम्स बच पाए। अब जो कुछ बचे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन्स से ही आने वाली जनरेशन बनेगी। ये सिचुएशन बॉटल के नैरो नेक के जैसी है। जितनी पॉपुलेशन पास होकर निकलती है उसका जीन ही पॉपुलेशन में रह जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है और कई यूनिक ट्रेट्स पॉपुलेशन से हमेशा के लिए चले जाते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी को सीरियसली इम्पैक्ट करता है और आने वाली जनरेशंस में स्पीसीज की एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल पे भी असर डाल सकता है। इस वजह से छोटी पॉपुलेशंस जेनेटिक ड्रिफ्ट और बॉटलनेक इफेक्ट के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। जब हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एक और बड़ा फैक्टर जो इसमें आता है वो है जीन फ्लो, यानी जीन्स का ट्रांसफर। जीन फ्लो तब होता है जब ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मूव करते हैं और अपने जीन्स को मिक्स करते हैं।
इस प्रोसेस को माइग्रेशन भी कहते हैं। जीन फ्लो से नए जीन्स पॉपुलेशन में एंटर होते हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। सोचिए कि एक ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं और वहां अपने जीन्स को मिक्स कर देते हैं। इससे नए ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर एक ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने वाले जीन्स हैं तो माइग्रेशन के थ्रू ये जीन्स दूसरे ग्रुप में भी फैल सकते हैं। जीन फ्लो एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्पीसीज को नए एडेप्टेशंस और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरे में मूव करते हैं तो नए ट्रेड्स को इवॉल्व होने का मौका मिलता है। ये प्रोसेस स्पीसीज के एडेप्टेबिलिटी और उनके ओवरऑल सर्वाइवल को और भी मजबूत बनाता है। इन तरीकों से जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो इवोल्यूशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनके बिना पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी और एडेप्टेबिलिटी सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। ये दोनों प्रोसेसेस इवोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक बनाते हैं और हर स्पीसीज को यूनिक ट्रेड्स और एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इवोल्यूशन के बारे में हमने अब तक जो पढ़ा वो मोस्टली थियरीज और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था, पर आप सोचेंगे इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है कि इवोल्यूशन हुआ? इवोल्यूशन के फिजिकल सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जवाब है फॉसिल्स। फॉसिल्स वो पुराने यानी एंशिएंट रिमेन्स या निशान है जो कभी जिंदा रहे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के होते हैं। ये रिमेन्स हमें अर्थ के लेयर्स में मिलती हैं और उनकी एज कई हजार या मिलियन ईयर्स हो सकती है। फॉसिल्स बनने का प्रोसेस काफी धीरे होता है और हर ऑर्गेनिज्म फॉसिल नहीं बन पाता। जब कोई ऑर्गेनिज्म जैसे मछली या पेड़ मरते हैं और उनके ऊपर मिट्टी या सेडिमेंट लेयर्स डिपॉजिट हो जाती हैं तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ हार्ड होकर रॉक या पत्थर बन जाती हैं। इस प्रोसेस को ही फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिल्स हमें टाइम के क्रॉस एक रिकॉर्ड देते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे बदलाव आया। जैसे किसी पत्थर में एक एंशिएंट फिश के फॉसिल्स को देख के हम ये समझ सकते हैं कि कभी किसी समय में वो एरिया वाटर से कवर रहा होगा और कैसे फिश की बॉडी में फीचर्स उस समय पर डेवलप्ड थे। इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें ट्रांजिशनल फॉसिल्स को समझना पड़ेगा। ट्रांजिशनल फॉसिल्स वो फॉसिल्स होते हैं जो दिखाते हैं कि एक स्पीसीज में कैसे नए ट्रेड्स डेवलप हुए और कैसे वो एक नए फॉर्म में इवॉल्व हुई। ये फॉसिल्स मिसिंग लिंक्स की तरह काम करते हैं जो इवोल्यूशन के स्टेजेस को कनेक्ट करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आर्केओपेट्रिक्स का। ये एक बर्ड और रेप्टाइल के बीच का एक ट्रांजिशनल फॉसिल है। आर्केओपेट्रिक्स के फीचर्स में दोनों कैटेगरीज के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसके फेदर्स यानी पंख जो बर्ड्स में होते हैं और शार्प क्लॉज और टीथ जो रेप्टाइल्स में होते हैं। इस फॉसिल से हमें समझ में आता है कि कैसे धीरे धीरे कुछ रेप्टाइल्स में नए एडेप्टेशंस हुए जो आज के बर्ड्स के फॉर्म में इवॉल्व हुए। ट्रांजिशनल फॉसिल्स इवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स को एक्सप्लेन करते हैं और इवोल्यूशन के स्टेजेस को कनेक्ट करते हैं, जिससे ये प्रोसेस एक फ्लो के साथ समझ में आता है। फॉसिल्स के अलावा और भी साइंटिफिक फील्ड्स हैं जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये दोनों ऐसी फील्ड्स हैं जो इवोल्यूशन के फिजिकल प्रूफ को और मजबूत करती हैं। एम्ब्रायोलॉजी में साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं कि अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रियोज यानी जो जन्म से पहले के स्टेजेस होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। ये देखा गया है कि कुछ डिफरेंट स्पीसीज के एम्ब्रियोज में काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। जैसे ह्यूमंस और फिश के एम्ब्रियोज में शुरुआती स्टेजेस में गिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे जाकर ह्यूमंस में डिसअपीयर हो जाते हैं। ये सिमिलैरिटीज बताती हैं कि डिफरेंट स्पीसीज का एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है और इवोल्यूशनरी जर्नी में नए ट्रेड्स ऐड हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए और जीन्स का स्टडी करते हैं।
साइंटिस्ट ने देखा है कि कई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के डीएनए में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। जैसे ह्यूमंस और चिंपैंजीज के जीन्स में 98 से 99% तक सिमिलैरिटी है, जो ये बताती है कि दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। इस तरह फॉसिल्स, एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअली कैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स डेवलप हुए और नए फॉर्म्स इवॉल्व हुए। इवोल्यूशन की कहानी में कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो जिंदगी को यानी लाइफ को एक नए लेवल पर लेके गए। पहले हमने देखा कि कैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे यूनिसेलुलर या एक सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइफ के फर्स्ट फॉर्म्स बने। आगे चलकर यही ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में इवॉल्व हुए और अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया। इवोल्यूशन के शुरुआती स्टेजेस में लाइफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से शुरू हुई। ये ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए अपने एक सिंगल सेल पर डिपेंडेंट होते थे। इनके पास लिमिटेड फंक्शंस और कैपेबिलिटीज थी, पर इन्होंने अर्थ पर लाइफ का पहला कदम रखा। ये सेल्स इतने सिंपल होते थे कि हर फंक्शन जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब एक ही सेल में ये करते थे। पर धीरे धीरे ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एक नए लेवल पर इवॉल्व हुए और उन्होंने मिलकर क्लस्टर्स बनाने का काम किया। इन क्लस्टर्स में सेल्स ने अपने फंक्शंस डिवाइड कर लिए। कुछ सेल्स खाने के लिए स्पेशलाइज हो गए और कुछ सेल्स प्रोटेक्शन के लिए। ये क्लस्टर एक प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था। जब इन सेल्स ने अलग अलग रोल्स लेना शुरू किया, तब लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ने लगी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड थे और यही ऑर्गेनिजम्स आगे चलकर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी जैसे बड़े फॉर्म्स में इवॉल्व हुए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट इवोल्यूशन में एक बड़ा स्टेप था, क्योंकि अब लाइफ में स्पेशलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। अलग अलग सेल्स अपने रोल के हिसाब से डिवाइड होने लगे और ऑर्गेनिजम्स में नए नए एडेप्टेशंस आए जो इनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते गए। मल्टीसेलुलैरिटी के बाद इवोल्यूशन में एक और बड़ा फेज आया जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। ये एक पीरियड था लगभग 541 मिलियन साल पहले, जब अर्थ पर लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया और डाइवर्सिटी में तेजी से बढ़ावा हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में पहली बार हमें बहुत सारे नए और यूनिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। पहली बार कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स जैसे आईज, शेल्स और लिम्स यानी हाथ और पैर जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जैसे आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क और जॉलेस फिश आए जो अपने डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म्स और फंक्शंस के साथ इवोल्यूशन में नए माइलस्टोन्स थे। ये सडन बायोडाइवर्सिटी का राइज कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हुआ होगा। अर्थ के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल्स में इंक्रीज आया जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए अनुकूल था। साथ ही जीन्स में नए चेंजेस यानी म्यूटेशंस आए जो नए बॉडी स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में मददगार है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इवोल्यूशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने लाइफ फॉर्म्स में इनोवेशन और डाइवर्सिटी को जन्म दिया। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन एक नए पेस पर शुरू हुआ और आज जो भी डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें देखने को मिलती है उसका बेस इस इवेंट में शुरू होता है। अब तक हमने देखा कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में कैसे नए फॉर्म्स और डाइवर्सिटी का जन्म हुआ। आगे इवोल्यूशन का एक और बड़ा स्टेप तब आया जब ऑर्गेनिजम्स ने पानी से जमीन पर ट्रांजिशन किया। पहले सभी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते थे, पर धीरे धीरे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ने लैंड पर आने के एडेप्टेशंस डेवलप किए। सबसे पहले प्लांट्स ने ये कदम उठाया। वाटर प्लांट्स जैसे एल्गी ने धीरे धीरे लैंड के कोस्टल एरियाज में एडेप्ट करना शुरू किया। उन प्लांट्स ने कुछ यूनिक फीचर्स डेवलप किए जिससे वो ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके।
इन एडेप्टेशंस में वैक्सी कोटिंग जैसे फीचर्स थे जो प्लांट्स को पानी लॉस से बचाते थे। जैसे जैसे प्लांट्स ने लैंड पे पकड़ बनाई, उन्होंने रूट्स डेवलप किया जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते थे। यही प्लांट्स लैंड इकोसिस्टम का बेस बन गए और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी में भी बढ़ावा आया, जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल था। प्लांट्स के बाद एनिमल्स का टर्न आया। अर्ली एम्फीबियंस वो पहले एनिमल्स थे जो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकते थे। इन एम्फीबियंस ने लिम्स यानी हाथ और पैर डेवलप किए, जिससे वो लैंड पे मूव कर सकते थे। साथ ही उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इवॉल्व हुआ, जिससे वो लैंड के ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। इस ट्रांजिशन में स्किन और लंग्स में चेंजेस आए जो उनके जिंदा रहने में मददगार बने। लैंड कॉलोनाइजेशन इवोल्यूशन का एक बड़ा माइलस्टोन इसलिए था क्योंकि इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नए हैबिटेट्स में एडेप्ट होने का मौका दिया। प्लांट्स और एनिमल्स में नए ट्रेट्स डेवलप हुए जो आगे और भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के डेवलपमेंट में बेस बन गए। जब प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर इस्टेब्लिश हो गए तो अर्थ पर नए फॉर्म्स और इकोसिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। इस नए इकोसिस्टम में कई स्पीसीज में एडेप्टेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन आई, जिसमें सबसे बड़े थे डायनासोर्स। ये रेप्टाइल्स का एक ग्रुप था जो अर्थ पर सबसे डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बन गए। डायनासोर्स का इवोल्यूशन कुछ 230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग हैबिटेट्स में एडेप्ट करना सीखा। डायनासोर्स में अलग अलग साइज, शेप और फीचर्स वाले स्पीसीज थे, कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े। इनके फीचर्स जैसे स्ट्रॉन्ग लिम्स और शार्प टीथ इन्हें शिकार और सर्वाइवल में मदद करते थे। कुछ डायनासोर्स हर्बीवोर्स यानी प्लांट्स खाने वाले थे और कुछ कार्निवोर्स यानी मांस खाने वाले थे, जो इनके इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते थे। पर डायनासोर्स का राइज जितना शानदार था, उनका एक्सटिंक्शन भी उतना ही मिस्टीरियस और बड़ा है। 65 यानी 65 मिलियन साल पहले एक मैसिव एक्सटिंक्शन इवेंट ने डायनासोर्स और कई दूसरे स्पीसीज को खत्म कर दिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सटिंक्शन किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण हुआ, जिससे अर्थ पर क्लाइमेट बदल गया और डायनासोर्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इस एक्सटिंक्शन इवेंट ने ये प्रूव किया कि जब इन्वायरमेंट में बड़े बदलाव आते हैं तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। डायनासोर्स के राइज और फॉल इवोल्यूशन में एक बड़ा लेसन है। एडेप्टेबिलिटी और एक्सटिंक्शन एक साइकिल का हिस्सा है। जो स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्ट करती है वो सर्वाइव करती है, और जो नहीं कर पाती वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इवोल्यूशन के लंबे सफर में एक और खास चैप्टर है इंसान की कहानी, यानी हमारी। हमने अब तक देखा कि कैसे अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हुई और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, पर हमारी अपनी जर्नी भी इवोल्यूशन का एक बड़ा पार्ट है। हमारी यानी इंसान की कहानी शुरू होती है प्राइमेट से। प्राइमेट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मंकीज, एप्स और ह्यूमंस सब आते हैं। प्राइमेट्स में कुछ यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड फेसिंग आईज, फ्लेक्सिबल लिम्स यानी हाथ पैर, और हैंड्स और फीट में ग्रास्पिंग एबिलिटी, पकड़ने की शक्ति। ये फीचर्स उन्हें क्लाइंबिंग और सर्वाइवल के लिए सूटेड बनाते हैं। प्राइमेट्स का एक सब ग्रुप होमिनिड्स है, जिसमें ह्यूमंस और उनके क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स आते हैं। पहले होमिनिड्स लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए। इनमें कुछ फीचर्स डेवलप हुए जो उन्हें दूसरे प्राइमेट से अलग बनाते हैं, जैसे अपराइट वॉकिंग और लार्जर ब्रेन्स। अर्ली होमिनिड्स का सबसे पुराना एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो अपनी अपराइट पोस्चर के लिए जाना जाता है। ये होमिनिड्स फॉरेस्ट और सवाना दोनों में सर्वाइव करते थे, और उन्होंने धीरे धीरे ऐसे ट्रेट्स डेवलप किए जो ह्यूमन इवोल्यूशन के आने वाले स्टेजेस का बेस बने। ह्यूमन इवोल्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट
माइलस्टोन था बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर चलने की एबिलिटी। बाइपेडलिज्म एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज था क्योंकि इससे हाथ फ्री हो गए और हंटिंग और टूल्स बनाने के काम आए। 2 पैरों पर चलने से एनर्जी भी बचती थी और ये हमारे एंसेस्टर को नए हैबिटेट्स एक्सप्लोर करने और रिसोर्सेस एक्सेस करने में मददगार रहा। जैसे जैसे होमिनिड्स ने बाइपेडलिज्म डेवलप किया, उनके ब्रेन साइज में भी इंक्रीमेंट आया। ये लार्ज ब्रेन्स उन्हें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनेबल करते थे। लार्ज ब्रेन्स का एक और फायदा ये था कि ये अपनी सोशल लाइफ और ग्रुप कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जो सर्वाइवल में भी बेनिफिशियल रहा। बाइपेडलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन इवोल्यूशन में एक और बड़े स्टेप का एडिशन हुआ, लैंग्वेज और कल्चर का। ये दोनों ट्रेड्स ह्यूमंस को यूनिक बनाते हैं और उनके इवोल्यूशन में फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। लैंग्वेज इंसानी कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है। शुरुआती ह्यूमंस में गेस्चर्स और बेसिक साउंड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, पर धीरे धीरे इन बेसिक फॉर्म्स में कॉम्प्लेक्सिटी आई और उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का रूप लिया। लैंग्वेज के आने से ह्यूमंस के बीच नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करना आसान हो गया। ये स्किल उन्हें हंटिंग टेक्निक्स और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में मदद देती थी और ऐसे ही नई आइडियाज और स्किल्स अगले जनरेशंस में ट्रांसफर होते गए। साथ ही लैंग्वेज ने कल्चर का डेवलपमेंट भी किया। कल्चर एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का कलेक्शन है। शुरुआती ग्रुप्स में हंटिंग, फूड गैदरिंग और शेल्टर के लिए स्पेसिफिक रिचुअल्स और नॉर्म्स डेवलप हुए। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस ग्रुप की आइडेंटिटी और उनके सर्वाइवल में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। कल्चर ने ह्यूमंस को कोलैबोरेट करना, रूल्स बनाना और सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना सिखाया, जो आज भी ह्यूमन सोसाइटी के कोर एस्पेक्ट्स हैं। लैंग्वेज और कल्चर के साथ ह्यूमंस में कॉग्निटिव स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आई। उनका ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, फ्यूचर के प्लान्स बनाने और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए कैपेबल हुआ। ये कॉग्निटिव इवोल्यूशन ह्यूमंस को एडेप्टिव और इनोवेटिव बनाता गया और इन्होंने नए टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी शुरू किया। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए जीन्स और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का रोल भी समझना जरूरी है। जीन्स वो बेसिक यूनिट्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और उनका इन्फ्लुएंस हमारे फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स पर होता है। ये ट्रेट्स हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं, पर जीन्स के अलावा हमारे इन्वायरमेंट का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है वो सराउंडिंग जो हमारे अपब्रिंगिंग, सोशल प्रैक्टिसेस और लर्निंग को इम्पैक्ट करती है। हमारा बिहेवियर, हैबिट्स और थिंकिंग काफ़ी हद तक हमारे आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होती है। ये नेचर वर्सेस नर्चर का बैलेंस ह्यूमन इवोल्यूशन में काम करता है। जीन्स हमारी बेसिक एबिलिटीज सेट करते हैं, पर हमारे एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट इन एबिलिटीज को शेप करते हैं। जैसे एक चाइल्ड जो सपोर्टिव और एजुकेशनल इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, वो अपने पोटेंशियल को बेटर यूज कर सकता है। ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इंटरैक्शंस ह्यूमन इवोल्यूशन और बिहेवियर का बेस हैं। ये डिफाइन करते हैं कि ह्यूमंस कैसे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और नए चैलेंजेस के लिए नए सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में फिजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरल चेंजेस भी आए जो उनके सर्वाइवल और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। इन चेंजेस में सेक्सुअल सिलेक्शन, कोऑपरेशन और एल्ट्रुइज्म जैसे बिहेवियर्स का डेवलपमेंट हुआ। ये बिहेवियर्स न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर फायदेमंद रहे बल्कि ग्रुप सर्वाइवल में भी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेक्सुअल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने पार्टनर या मेट का सिलेक्शन कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स के बेसिस पर करते हैं। ये ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो उनके जीन्स को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या अट्रैक्टिव अपीयरेंस।
फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स में कलरफुल फेदर्स या यूनिक सॉन्ग्स उनके मेटिंग पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। ह्यूमंस में भी सिमिलर पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। शुरुआती ह्यूमंस के सोशल ग्रुप्स में कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज और मेट्स काफ़ी कॉमन था। ऐसे इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल्स फिजिकली फिट, इंटेलिजेंट या सोशली इन्फ्लुएंशियल थे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मेट के रूप में देखे जाते थे। ये ट्रेड्स धीरे धीरे जनरेशंस के साथ ट्रांसफ़र होते गए और आज भी इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। ये सिलेक्शन ने ह्यूमंस में सोशल स्ट्रक्चर्स को भी इम्पैक्ट किया, जिसमें कुछ मेंबर्स के पास रिसोर्सेस और सोशल पावर का ज़्यादा एक्सेस था और ये हायरार्की सोसाइटी का एक बेस बन गई। कोऑपरेशन और अल्ट्रुइज्म वो ट्रेड्स हैं जो ग्रुप सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर काम करना, जो हंटिंग और फूड गैदरिंग जैसे टास्क में इफेक्टिव होते हैं। ह्यूमंस में कोऑपरेटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने हंटिंग और फूड शेयरिंग जैसी प्रैक्टिसेस अपनाई जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। कोऑपरेशन के बिना शुरुआती ग्रुप्स में रिसोर्सेज को सिक्योर करना और शिकार करना मुश्किल होता। अल्ट्रुइज्म वहीं एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के फायदे के लिए रिस्क या स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे फूड शेयरिंग या प्रोटेक्शन। ये बिहेवियर भी इवोल्यूशन में एक एडवांटेज बना। जैसे अगर कोई मेंबर रिसोर्सेज को शेयर करता है तो वो ग्रुप के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा देता है। इससे ग्रुप का स्ट्रेंथ और यूनिटी भी बढ़ती है और ये इवोल्यूशनरी लेवल पर ह्यूमंस के सक्सेस में एक बड़ा फैक्टर है। स्पेसिफिक बिहेवियर्स का इवोल्यूशन भी स्पीशीज के सर्वाइवल में एक बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे फूड गैदरिंग और थ्रेट डिटेक्शन के लिए डेवलप्ड हंटिंग स्ट्रेटजीज या अलर्टनेस का बिहेवियरल एडवांटेज होता है। इसके अलावा ह्यूमंस में ऐसे इंस्टिंक्ट्स और रिस्पॉन्सेस इवॉल्व हुए जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। हर इन्वायरमेंट में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और उनके हिसाब से इवॉल्व्ड बिहेवियर्स ह्यूमंस को एडेप्टेबल और रेजिलिएंट बनाते हैं। यह बिहेवियरल इवोल्यूशन उनको डाइवर्स इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने, ग्रुप्स में रहने और अपने जीन्स को आगे ट्रांसफ़र करने में मदद देते हैं। इस तरह इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और बिहेवियर्स ह्यूमंस में उनके सोशल और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और यही ह्यूमन इवोल्यूशन को और भी यूनिक बनाते हैं। इवोल्यूशन का प्रोसेस आमतौर पर धीरे धीरे होता है, पर कुछ सिचुएशन में ये प्रोसेस हमारे सामने रियल टाइम में भी होता दिखाई दे सकता है। जैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पोल्यूशन की वजह से स्पीसीज में एडेप्टेशंस और ह्यूमंस का दूसरी स्पीसीज पर इम्पैक्ट इवोल्यूशन के स्पीड और एडेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस में इवोल्यूशन का प्रोसेस काफ़ी तेजी से होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके जीन्स में फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस आते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर बैक्टीरिया को मार देते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन के कारण रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बचे रहते हैं और अपने जैसे और बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया पूरी पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं और एक नई रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन जाती है जो आसानी से ट्रीट नहीं होती। वायरसेस भी म्यूटेशंस के कारण नए वेरिएशंस में इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे फ्लू और कोविड-19 वायरस में अलग अलग वेरिएशंस आते हैं जो नए सिम्टम्स और रेजिस्टेंस पैटर्न्स के साथ इवॉल्व होते हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल प्रेशर्स के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रियल टाइम में इवॉल्व करते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल है पेपर्ड मॉथ का, जो इंग्लैंड में देखा गया। शुरुआत में ये मॉथ मोस्टली लाइट कलर्ड होते थे और इनका कलर उन्हें ट्री ट्रंक पर कैमोफ्लॉज होने में मदद करता था। पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तब पोल्यूशन के कारण पेड़ों की छाल डार्क हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डार्क कलर्ड मॉस ज़्यादा सर्वाइव करने लगे क्योंकि वो प्रेडेटर्स से बच पाते थे। धीरे धीरे डार्क कलर्ड मॉस पॉपुलेशन में बढ़ने लगे और लाइट कलर्ड मॉस कम होते गए।
ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे इन्वायरमेंट में बदलाव स्पीसीज में एडेप्टेशंस को ट्रिगर करता है और कैसे नेचुरल सिलेक्शन इन नए ट्रेड्स को पॉपुलेशन में इंक्रीज करता है। इवोल्यूशन अब तक एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, पर अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंसान इस प्रोसेस को एक्टिवली शेप करने लगा है। टेक्नोलॉजी, साइंस और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग से इवोल्यूशन में अब नए डायमेंशंस ऐड हो रहे हैं, जिसमें हम खुद अपने फ्यूचर और सराउंडिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और CRISPR यानी क्रिस्पर जैसे टूल्स ने इवोल्यूशन को कंट्रोल करना पॉसिबल बना दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को बदल सकते हैं, नए ट्रेड्स ऐड कर सकते हैं या अनवांटेड ट्रेड्स को हटा सकते हैं। क्रिस्पर जो एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इस प्रोसेस को और भी प्रिसाइज और इजी बनाती है। इवोल्यूशन का सफर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को शेप करता है। इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स, अपने यूनिक एडेप्टेशंस और चैलेंजेस के साथ इवॉल्व होते हैं। इवोल्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि लाइफ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड्स और बिहेवियर्स को अडेप्ट करती है, और जो स्पीसीज इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होती हैं वही आगे सर्वाइव और थ्राइव करती हैं। इवोल्यूशन का मेन लेसन एडेप्टेबिलिटी है। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अलग तरह के एडेप्टेशंस डेवलप करता है। जो ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से बेस्ट एडेप्टेड होते हैं वही नेचुरल सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं और अपने जीन्स को आने वाले जनरेशन्स में ट्रांसफर करते हैं। यानी सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, एडेप्टेबिलिटी का भी खेल है। इवोल्यूशन ये भी दिखाता है कि हर स्पीसीज एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस का हिस्सा है। अलग स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमंस, सब एक ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर कर आज अपने यूनिक फॉर्म्स में दिखते हैं। हर स्पीसीज में डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब एक कॉमन एंसेस्ट्री और इवोल्यूशनरी जर्नी को शेयर करते हैं। एनवायरनमेंट का रोल इवोल्यूशन में सेंट्रल है। बदलते हुए एनवायरनमेंट्स, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हों या ह्यूमन एक्टिविटीज़, स्पीसीज के इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन ही नए ट्रेड्स और स्पीसीज के इमर्जेंस का बेस बनता है। इवोल्यूशन बस पास्ट का प्रोसेस नहीं है, ये आज भी हमारे आसपास हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और पॉल्यूशन एडेप्टेड स्पीसीज हमें रियल टाइम इवोल्यूशन का रिमाइंडर देते हैं और ये दिखाते हैं कि इवोल्यूशन एक डायनेमिक और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।